वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम प्रो लेवल की आप लोग कर रहे होंगे। आपको जो वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है उनका अटमोस्ट यूटिलिटी आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 17 पे। इसमें हम देखेंगे पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन हैं, क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, क्या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, सब कुछ इस अकेले वीडियो में विद कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स आप कवर करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा, इंग्लिश में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। बाकी जो लोग भी अब आंसर राइटिंग बिल्कुल डेडिकेटेड करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप भी। यूपीपीसीएस मेंस 2023 का कंप्लीट पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज कराई जा रही है विद मॉडल आंसर्स, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ। या फिर आप सिर्फ एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। और आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 17 इंग्लिश मीडियम वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए, GS 6 पॉइंट नंबर 17 है ये हमारा, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज इन यूपी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसके क्या फंक्शंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक एनवायरमेंट वाला फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर मेंस जैसे जो फॉर्मेट वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देखते हैं प्रीलिम्स में भी कितने ज्यादा सवाल आते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आप छोड़ दीजिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, अगर मैं आपसे सिर्फ कहूं पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन? देखिए, पॉल्यूशन कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है, एनी अनडिजायरेबल चेंज। It can be in, किसमें? Any undesirable change in what? In physical, chemical और biological characteristics। किस किस चीज के? फिजिकली चेंज आता है, केमिकली आता है, बायोलॉजिकली आता है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में? एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में। इसको आप कहेंगे पॉल्यूशन, द चेंज विच इज नॉट डिजायरेबल। क्लियर? अब ये चेंज कौन लेके आ रहा है, जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है पूरे के पूरे फॉर्मेट में? एजेंट्स जो ऐसा अनडिजायरेबल चेंज लाएं, वो एजेंट्स जो सारा हमने चेंज देखा अभी, उनको क्या कहेंगे आप? एजेंट्स दैट ब्रिंग्स अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज, दे आर रेफर्ड टू एज पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। वो एजेंट्स आपके हो गए पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये पॉल्यूटेंट्स आपके सॉलिड हो सकते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स आपके लिक्विड हो सकते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स आपके गैसियस हो सकते हैं, एंड दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन। और ये पॉल्यूटेंट्स बड़े होने चाहिए, इनका प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, किससे? देन इन नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल जो चीजें हैं उनसे इनका प्रेजेंस ज्यादा होना चाहिए, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकते हैं ये प्रोड्यूस, और नेचुरली भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी डेफिनेशन अच्छे हिसाब से ब्रेकअप करके मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई इतनी चीजें? तो क्या है पॉल्यूशन और क्या है पॉल्यूटेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। डेफिनेशंस हर चीज की बहुत जरूरी होती है। मुझे छोटेपन में लिखते हैं ना हम डेफिनेशन का बड़ा अच्छा रोल है, बहुत अच्छे नंबर दे जाती है डेफिनेशंस। तो अब आप देख लीजिए कि इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं पॉल्यूशन के, व्हाट कैन बी द हार्मफुल इफेक्ट्स। भाई पॉल्यूशन जो है आप देखें, इट्स नॉट जस्ट एनवायरमेंटल इशू बट इट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। इसको आप ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ, मतलब पॉल्यूशन को अगर आप लिखें तो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कीवर्ड्स हैं सब,
पब्लिक हेल्थ प्लस ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस में से एक है ये पॉल्यूशन। इतना गहरा मुद्दा है ये और डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करता है ये पुअर सेक्शंस को, वनरेबल सेक्शंस को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को। सो इट इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू बट इट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जो ह्यूज इंपैक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, उसके इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे। सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। और पॉल्यूशन जो है इट इज अंडर काउंटेड एक्चुअली एंड इट इज इनसफिशिएंटली एड्रेस्ड। उसी लिए अलग से टॉपिक के तौर पे प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इतना सफिशिएंटली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। नेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। पॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस, एवरीथिंग। तो ये ओवरऑल ग्लोब को इफेक्ट करने की ताकत रखता है। और अगर यूपी की बात करें, एक स्टेट नदरन इंडिया का जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चाहते हैं और ज्यादा हो, ऑलरेडी काफी चल रहा है एंड एज अ रिजल्ट इट फेसेस सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। प्लस ये एनवायरमेंट और पोल्यूशन क्या हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्लियर? एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी बाय क्लाइमेट ट्रेंड्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। उसने कहा दैट मोर देन 99% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर। आप गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, सोचिए, हवा साफ नहीं है बिल्कुल भी। And according to this report, the Indo-Gangetic Plains, they are among the most populated areas of the country in terms of air pollution. Monthly average concentration data जो था आपका PM 2.5 particles का, that was fine particles of dust जो होते हैं, it was collected from 27 air quality monitoring stations in the state between January 2017 से लेके July 2021 तक। जो था आपका particulate matter, अभी सब बता दूंगी मैं आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। PM मतलब होता है particulate मैटर। तो ये वाली चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं इन सब चीजों के लिए, पढ़ के जानी चाहिए अच्छे से। क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, पार्टिकुलेट्स जो होते हैं बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक, जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, पार्टिकुलेट्स एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सॉलिड या फिर लिक्विड सस्पेंडेड होता है एयर में, सस्पेंडेड इन द एयर। और एरोसोल जो आपने सुना, एक टर्म सुना होगा आपने, एरोसोल। ये एरोसोल टर्म जो है इट कॉमनली रेफर्स टू द पार्टिकुलेट या फिर एयर मिक्सचर एज अपोज टू पार्टिकुलेट मैटर अलोन, याद रखिएगा। और इसके पार्टिकुलेट मैटर के सोर्सेस एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी, नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर्स में एक्चुअली काउंट होता है। तो आप देखते जाएंगे ना, हैवी डस्ट का बढ़ता चला जाता है ये, जैसे गैसियस कंटामिनेंट्स उनका छोटा होता है, सूट का छोटा होता है, ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है जी। तो और ये जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन जो होता है ना, बेसिकली ये पार्टिकुलेट मैटर एक एयर पोल्यूटेंट माना गया है बाय व्हाट, आपका जो एयर क्वालिटी बताई जाती है ना जिसके थ्रू, वो इसको एक वो मानते हैं, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो PM 2.5 वाले होते हैं, मतलब फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो होता है PM 2.5 माइक्रोन्स या फिर इससे कम। तो याद रखिएगा, इसलिए जो PM 2.5 होता है उसका पोर्शन होता है PM 10 का, वो छोड़ दे सकते हैं आप, मतलब डायमीटर होता है 10 माइक्रोन या फिर उससे कम। ये इनहेलेबल होता है इनटू द लंग्स और हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है ये, ठीक है। चलो, अब हार्मफुल इफेक्ट्स आपने देखे पूरे। अब सबसे पहले आप ये देखिए, आपने देख लिया हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं इसके। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज तो ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए कॉजेज क्या हैं, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो कॉजेज में फटाफट से कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये आपके और लेक्चर्स में भी काम आ जाएंगे। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन देखेंगे हम, फिर टाइप्स भी देखेंगे सारे, लेकिन कॉजेज में आप सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कॉज, दैट इज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट। लिख लो इसको,
कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये है मेन कॉज। कमर्शियल वेस्ट में वेस्ट आता है जो आपके जनरल पर्पसेस से लेके बिजनेस, ट्रेड पर्पसेस, एजुकेशन, स्पोर्ट, सारा इसका जो वेस्ट है ये सबसे बड़ा पोल्यूशन का कॉज है। दूसरा रीजन क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन। प्रेशर बढ़ता है फिर रिसोर्सेज पे, हमने पढ़ा था पहले भी, है ना। जॉब्स का प्रॉमिस, प्रोस्पेरिटी का प्रॉमिस क्या करता है? पुल फैक्टर बन जाता है माइग्रेशन के लिए टुवर्ड्स सिटीज। ठीक है, 2050 से 2050 तक कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। एक और रीजन है इसका, फॉरेस्ट फायर्स। यूपी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक बैठता है ये रीजन। वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट, बुश फायर, वेजिटेशन फायर, ये अनकंट्रोल्ड नॉन प्रिस्क्राइब्ड कंबशन होता है, बर्निंग ऑफ प्लांट्स का इन अ नेचुरल सेटिंग। ये कोई इंड्यूस्ड फायर नहीं होती है, ये नेचुरल सेटिंग में आग लगती है, सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रशलैंड, टूंड्रा, कहीं पे भी। और वाइल्ड फायर जो है इसको ह्यूमन एक्शंस भी इंसाइट ज्यादा कर रहे हैं अब, क्योंकि लैंड क्लियरिंग हो रही है, एक्सट्रीम ड्रॉट्स हो रहे हैं, लाइटनिंग से भी हो जाती है कई बार। फोर्थ आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मैं तो इसको मेन रीजन मानती हूँ हर चीज का, है ना। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, और यूपी सबसे पॉपुलस स्टेट है हमारा, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती जा रही हैं कि उनकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन इज इक्वल टू पोल्यूशन एक्चुअली। फिफ्थ आप लिख सकते हैं हजार्डुअस वेस्ट। राइटिंग पे, स्पेलिंग पे ना जाइए, सब बोल रही हूं मैं चीजें, उसको लिखता रहिए। तो हजार्डुअस वेस्ट कैसा वेस्ट है? वो प्रॉपर्टी जो डेंजरस है, केपेबल ऑफ हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जैसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से बैटरी, स्लज, ये सब होता है ना। ये एक और चीज होती है इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये रहे आपके कॉजेस, मेन कॉजेस हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन जो है इतनी ज्यादा फैल रही है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया पोल्यूटेंट्स करते हैं पोल्यूशन। ये जो अनडिजायरेबल चेंज आपने पढ़ा, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्यू टू पोल्यूटेंट्स। तो ये पोल्यूटेंट्स के भी टाइप्स होते हैं, वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। ये पोल्यूटेंट्स आपके मतलब इनका एग्जिस्टेंस कैसा है नेचर में। पोल्यूटेंट्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं बेसिकली जो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं हम, ये एक टी बना दो इसको, तो फर्क नहीं समझ आएगा। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? ये सब्सटेंसेस वो हैं जो नॉर्मली अकर कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। और ये पोल्यूटेंट कैसे बन जाते हैं? व्हेन देयर कंसंट्रेशन गेट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू अनमाइंडफुल एक्टिविटी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही ना ऑलरेडी नेचर में, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाना हमारी वजह से कहलाएगा इसका क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। और क्वालिटेटिव कौन से होते हैं? जो सब्सटेंसेस नॉर्मली नहीं आते नेचर में, ये मैन ऐड करता है। क्या हो सकते हैं ये? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये है इसका एग्जांपल। फर्क समझ आ गया दोनों में? और अब ये तो ये आपने सोच रहे होंगे कि मैम ने वो वाला नहीं बताया, प्राइमरी सेकेंडरी। ये बताया मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि वो नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। अब एक और टाइप में कैटेगराइज किए जाते हैं पोल्यूटेंट्स। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा या फिर समझ लिया होगा, जो भी इनके फॉर्म में, ये किस फॉर्म में मिल रहे हैं, मतलब ये परसिस्ट कितना कर रहे हैं। आपने इनको एक बार एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, अभी एनवायरनमेंट में कब तक ठहरे हुए हैं। इस बेसिस पे इनके दो टाइप हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन यही है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो they are emitted directly from the source and persist in the form in which they were added to the environment। मतलब वो ऐसे के ऐसे किसी सोर्स से निकले और उसी सोर्स से वो परसिस्ट कर रहे हैं, जिस सोर्स से वो आपके एनवायरनमेंट में गए थे, जैसे एश, स्मोक, डस्ट और फ्यूम्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हाइड्रोकार्बन्स प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से बन रहे हैं बाय केमिकल इंटरेक्शन विद सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द एयर। ये सब तो एटमॉस्फेयर में है ही। अब एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, तो इसके साथ इंटरेक्शन करके जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया, एल्डिहाइड्स बन गए, कीटोन्स बन गए, ओजोन O3। तो इस हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन ये हो गया। एक कैटेगराइजेशन और आता है इनका,
इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिस्पोज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, वो क्या क्या आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब जो नॉन डिग्रेडेबल हैं वो सब्सटेंसेस या तो डिग्रेड नहीं होते या फिर बहुत ही स्लोली डिग्रेड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं मरकरी के सॉल्ट्स, लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स होते हैं, डीडीटी होता है। डीडीटी की फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे, तो बड़ा फेमस है, फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं, बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन भी हो जाता है इनका जैसे जैसे ये बायोकेमिकल साइकिल में मूव करते हैं अलॉन्ग डिफरेंट फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं आपके पॉल्यूटेंट्स, दे आर क्विकली डिग्रेडेड डेफिनेटली। भाई जैसे उनको भाई हीट या थर्मल पोल्यूशन है, डोमेस्टिक सीवेज है, ये रैपिडली डिकम्पोज हो जाता है बाय नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्रोसेसेस, इंजीनियर्ड सिस्टम्स हैं, म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कुछ और है, उससे ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉल्यूटेंट्स, पोल्यूशन सब कुछ बेसिक बहुत अच्छे से देख लिया। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपको, है ना। काफी जितना मैं बता सकती हूँ उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं उत्तर प्रदेश के, वो देख लीजिए आप। सबसे पहला हम डिटेल में देख लेते हैं यहीं पे पूरा। उत्तर प्रदेश में एयर पोल्यूशन, आप जानते हैं एयर क्वालिटी उत्तर प्रदेश की पुअर क्यों है? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि व्हीकुलर एमिशंस हैं बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, ओपन बर्निंग होती है गार्बेज की। लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इन सिटीज में खासकर बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। दे आर अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द स्टेट, ठीक है। एयर पोल्यूशन, अच्छा मतलब क्या होता है एयर पोल्यूशन का, ये थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे चीजों में। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नॉइज एंड रेडियोएक्टिव रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस कॉन्सेंट्रेशन में जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंजूरियस हैं टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी या फिर कुछ और। एयर पोल्यूटेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा टाइप होता है गैसियस पोल्यूटेंट्स। गैसियस पोल्यूटेंट्स में कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, NOx, ये सब। एयर पोल्यूशन मतलब इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और आपको पता दिल्ली जैसे इलाकों में तो देखा है आपने क्या हाल हो जाता है एयर पोल्यूशन का, है ना। तो अच्छा, कॉजेस क्या है एयर पोल्यूशन के? उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे, स्टेट में क्यों इतना एयर पोल्यूशन फैल रहा है? कॉजेस क्या है इसके? आप पहला लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के फॉर्म में अर्थ का टेम्परेचर रेस करता है, आप जानते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस वाला पूरा। स्मॉग या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मॉग की वजह से बहुत होती है ये प्रॉब्लम। स्मॉग जो है वो डैमेज कर सकता है लंग्स को। तीसरा सूट या फिर पार्टिकुलेट मैटर, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। गैस या फिर कोल कंबशन से बहुत होती है प्रॉब्लम। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थर्मल प्लांट से। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होता है? जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कार्बन बेस्ड फ्यूल से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो आपको बताइए परफ्यूम से भी आ रहे हैं और रेफ्रिजरेशन, AC सब में से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज भी एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है और इसके बिना इंसान रह भी नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन का ही तो एक टाइप है, अगर आपसे कोई पूछे तो। ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब मतलब एक तरह से एयर पोल्यूशन का ही टाइप कहलाएंगे, याद रखिएगा ये चीज। वाटर पोल्यूशन को देखें अगर, तो रिवर्स जो है उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं हाईली पोल्यूटेड हैं, आप पता है झाग उठे हुए होते हैं यमुना जी में तो कई बार, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं चीजें। चलिए, तो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डलते हैं इसमें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल चीजों में। इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आप इंडोर एयर पोल्यूशन भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको 2-4 मीनिंग बता दूंगी चीजों के।
कि कौन सी चीज क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे स्मॉग वगैरह के में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। The rivers of Uttar Pradesh are highly polluted, or the Ganges River specifically, considered sacred by the Hindus, is one of the most polluted rivers in the world. This has serious implications for public health and the environment. Ground water बहुत ज़्यादा contaminate हो रहा है arsenic से, fluoride से and other pollutants से, making it unsuitable for consumption. वेस्ट मैनेजमेंट देखें तो ये भी ठीक से नहीं हो रहा है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड डेली इन उत्तर प्रदेश, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज इट इज इनएडिक्वेट। और स्टेट में प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो लैंडफिल्स में फिर डंप हो जाता है, ओपन स्पेसेस में या फिर वाटर बॉडीज में चला जाता है। आप सोचिए, आप एक स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं ना प्लास्टिक का, तो वो पता नहीं कौन सी मछली, कौन से टर्टल को चोक करके मारने वाला है, क्योंकि इट विल एंड अप इन ओशंस, इट विल एंड अप इन वाटर बॉडीज, इट विल किल दी मरीन ऑर्गेनिजम्स। वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है। इसलिए बोलते हैं पेपर स्ट्रॉज यूज करो, या फिर आप अपने घर के लिए तो आजकल बड़े अच्छे स्टील वाले स्ट्रॉज आते हैं बहुत बढ़िया, वो यूज कर सकते हैं। ड्यू टू ऑल दिस पोल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स अराइज। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर इशू इन उत्तर प्रदेश। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बहुत हो रहा है। सो दिस हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। इसकी वजह से ज्यादा डिग्रेडेशन होता है इकोसिस्टम का, है ना। फिर आप क्लाइमेट चेंज देखें तो क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा, मतलब यूपी इज वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। आपने देखा बुंदेलखंड रीजन का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है फिर एग्रीकल्चर पे। वाटर रिसोर्सेज खराब होते हैं, पब्लिक हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग खराब होती है, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परेशानी आती है। ये सारी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर इस तरीके से पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा है तो, ठीक है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स टू टेक एक्शंस टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हम बात कर रहे हैं ना एसडीजी गोल्स को पूरा करने की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी टेकन इंक्लूड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, adopting cleaner technologies, improving waste management and raising public awareness about environmental protection. ये एक प्रॉब्लम है। तो एयर पोल्यूशन बहुत डिटेल में देखा था अभी, है ना। तो मेजर पोल्यूशन के जो टाइप्स हैं उसमें एयर पोल्यूशन है मेन। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। एयर पोल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है कुछ मेजर सिटीज में ही, जहाँ पे ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, ज्यादा माइग्रेशन होगा, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहीं पे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम ज्यादा फैलेगा। आपका लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ पे ज्यादा लेवल्स देखे जाते हैं एयर पोल्यूशन के। अच्छा, मेन कॉजेज क्या है मैंने बताया ना आपको। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा होंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत होगा, ट्रैफिक जैम्स होंगे तो वो फ्यूल बर्न हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का यूज जहां ज्यादा होगा, कोल थर्मल प्लांट्स जहां पे ज्यादा होंगे, वहीं पे एयर पोल्यूशन का जो डिग्री है वो ज्यादा बढ़ेगी। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मान लीजिए आप पेपर मिल है, इंक इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, स्टील वर्क है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैक्ट्री है, ये सब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रही हैं। तो लेवल्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज क्यों होता है? जो स्मोक और वेस्ट इन इंडस्ट्रियल यूनिट से निकल रहा है उसकी वजह से। क्रॉप रेसिड्यूज जिसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं, इसकी वजह से भी एक लेयर ऑफ पोल्यूशन जो है वो एयर में एक्यूमुलेट कर जाती है, ठीक है। एंड सो इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम ऐसे सिनेरियो में। और एयर जो है वो बहुत ही हेवीली पोल्यूटेड हो जाती है। और टेरी की रिपोर्ट देखें तो 86% PM10 एमिशंस जो हैं एयर पोल्यूशन के, वो लखनऊ सिटी में रोड डस्ट की वजह से हैं। तो देखो एक ये बहुत बड़ा इशू है। फिर आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो डिस्पोजल जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल इतना अच्छा नहीं होता है। इट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू लैंड पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। वेस्ट आप जानते हैं ओपन लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है या फिर ओपन स्पेसेस में, एंड इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। वो एक इशू है बहुत बड़ा, ठीक है ना, जिसकी वजह से सॉइल कंटेमिनेशन होता है बहुत ज्यादा। एयर पोल्यूशन इससे और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के बारे में, NCAP। इसमें आप जरूर लिख के आ सकते हैं वो चीज, NCAP।
एक कैंपेन चल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का है, और इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। और एक्चुअली ये पहला ऐसा फ्रेमवर्क है, नेशनल फ्रेमवर्क, किसके लिए? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। इससे पहले ऐसा कोई प्रोग्राम कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ था, ये आप लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन कोर्स पर्टिकुलेट मैटर जो PM10 है ना, उससे लेस, और फाइन पार्टिकल्स जो है PM 2.5 वाले, उसको एटलीस्ट 20% तक कम कर देगा ये कुछ आने वाले सालों तक। और ये 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज कवर करता है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आइडेंटिफाई करता है जिनको, ठीक है ना। तो अभी पीछे रिपोर्ट्स भी आई थी कि इसका जो अचीवमेंट लेवल है वो बहुत ही कम चल रहा है, इतना ज्यादा अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, है ना। और जैसे आपने सुना होगा कुछ और भी प्रोग्राम्स चले थे, एक आपका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। खैर वो प्रोग्राम नहीं है, वो मेजरमेंट का एक तरीका है। जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं आपके, PM 2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चला था। और एक सफर करके पोर्टल है, सुना है किसी ने अगर नाम तो? सफर, ये आपका है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर्टिकुलरली दिल्ली के लिए लॉन्च हुआ था, इतना ज्यादा वहां का बुरा हाल था, है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं अलग अलग। बात यही है कि क्लोज कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत होती है, वो इतनी मिल नहीं पाती, इस वजह से ये चीजें खराब होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के अंडर आएगा, याद रखिएगा आप। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ये सब कुछ एयर पोल्यूशन के अंडर ही आता है, ठीक है। फ्लाई ऐश आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज आती है और बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं कितनी बार। फ्लाई ऐश क्या होता है? पार्टिकुलेट्स होते हैं ऑक्सीडाइड्स ऑफ और बाकी के हैवी मेटल्स के, है ना। थर्मल पावर प्लांट्स जो है मेजर सोर्स हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से मेन, आप जानते हैं जिनकी वजह से हो रहा है? एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत टॉक्सिक होता है ये, है ना। इंटरनल कंबशन जो होता है इंजन्स का, उसकी वजह से होता है। एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से भारी होता है, हेवियर देन एयर, सोर्सेज इसके वोल्केनो, ये सब होते हैं। एस्फिक्शिएंट होता है, ये एस्फेक्शिया कॉज करता है, जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, जब वो वाली कंडीशन। फिर आपकी CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। O3 है ओजोन, ये स्ट्रेटोस्फीयर पे यूजफुल होता है, लेकिन ग्राउंड पे आके ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, वो पूरा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। फिर आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, VOCs जिनको बोलते हैं। फिर आपका बेंजीन है, इथाइलिन है, एस्बेस्टस है। ये सारे जो हैं ये आपके मेजर पोल्यूटेंट्स कैटेगरी में आते हैं, और जिनको मतलब टैकल करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने देखी। तो सिंपली अगर एयर पोल्यूशन को आप देखें तो प्रेजेंस ऑफ एयर कंपाउंड्स, एयर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हम सॉइल पोल्यूशन पे। अब जैसे एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट हमारा आप जानते हैं स्टेट है, ऐसे स्टेट में खासकर सॉइल पोल्यूशन होना ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाती है ना। हैवी डिपेंडेंस है हमारा सॉइल पे, वाटर रिसोर्सेज पे, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फिर दैट यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेस प्लस एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट स्टेट, इंपॉर्टेंट के साथ साथ। So, however, the state is facing serious soil pollution problems due to various anthropogenic activities जैसे industrialization, urbanization, improper disposal of waste है, और आपका agricultural practices, mining ठीक नहीं है। इन सब की वजह से soil pollution बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर toxic chemicals की presence देखी जाए soil में तो आप उसको कहेंगे that soil is polluted। इतना pollution हो जाए कि human beings और natural ecosystem को threat मिलने लगे, तो इसको आप कहते हैं soil pollution, ठीक है। अच्छा, हेल्दी सॉइल क्या होती है? हेल्दी सॉइल में क्या होना चाहिए? अगर सॉइल पोल्यूशन आपको पता है पोल्यूटेड सॉइल है, तो हेल्दी सॉइल कौन सी सॉइल है? देखिए, हेल्दी सॉइल वो सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर एडिक्वेट अमाउंट्स में है, डाइवर्स मिक्स है ऑर्गेनिजम्स का, और एक गुड स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है। तो सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं जो सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बहुत सारी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं यूपी में जो डंप करती हैं उनका अनट्रीटेड एफ्लुएंट। ये वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक नहीं है ना एक्चुअली, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम जाता आता है। और वेस्ट मटेरियल वो जाते हैं फिर सीप इन कर जाते हैं सॉइल में, कंटामिनेट कर देते हैं सॉइल को। इसमें आपके केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं यहाँ पे, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से लेके अर्थ के सरफेस पे सॉइल का ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर करना स्टार्ट हो जाता है
बहुत से हैवी मेटल्स हैं, मरकरी, लेड, जिंक, वो सॉइल्स में पाए जाते हैं। फिर लेड, कैडमियम, मरकरी, ये भी पाए जाते हैं। तो ये वाली चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अर्बनाइजेशन, ये एक मेन इशू है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ आपके एक्सीडेंटल केमिकल स्पिल्स हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन जो है उत्तर प्रदेश में, इट हैज ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट जनरेशन विच इज ऑफन डिस्पोज्ड ऑफ इन ओपन डंप्स और लैंडफिल्स विच लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन। फिर एग्रीकल्चरल जो है उसने भी भाई बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज है ना, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम चलती है। जो मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गए हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ कंपाउंड्स जो नेचुरली नहीं होते। तो नेचुरली नहीं होते तो सॉइल उनको तोड़ नहीं पाती, डिकम्पोज नहीं कर पाती, तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है? इट इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। और फिर नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज, ये एक और प्रॉब्लम है। फिर आपका इरिगेशन से भी सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है, ये आप लिख सकते हैं, है ना। सॉइल पोल्यूशन इज अ कंसर्न इन उत्तर प्रदेश ड्यू टू यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है? दिस हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी व्हिच हैज नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। ये एक और परेशानी वाली चीजें हैं। फिर माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है। बहुत सारी माइनिंग साइट्स हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ही हैवी मेटल्स मैंने आपको बताया, लेड, कैडमियम, जिंक, ये सब और बाकी के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सॉइल में सीप इन होते हैं ड्यू टू ऑल दिस। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके हजार्डुअस वेस्ट, आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सब कुछ सॉइल पोल्यूशन के अंडर ही आएगा, है ना। और पुअर सॉइल मैनेजमेंट अगर होगा ना तो नेशनल फूड सिक्योरिटी तक हार्म हो जाएगी, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या है हेल्दी सॉइल का, मैं आपसे पूछूं तो भाई सॉइल पोल्यूशन की, भाई सॉइल क्यों हेल्दी होनी चाहिए? भाई फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन सिंक है, सॉइल में स्टोर होता है कार्बन। सेकंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक है ओशन के बाद। सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन है? ओशंस। ओशंस के बाद सॉइल है जो कार्बन सिंक स्टोर करती है, ये बहुत ज्यादा। नेचर का फिल्टर है, डस्ट, केमिकल्स, कंटामिनेंट्स जो है सरफेस वाटर से कौन रिमूव करता है? सॉइल रिमूव करती है। लिवलीहुड सेटलमेंट देती है। आप क्यों इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में बसावट ज्यादा हुई? मिट्टी उपजाऊ थी ना, इसलिए। तो अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं एग्रोकेमिकल्स का, डिफॉरेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो गई है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ज्यादा चल रहा है, तो इस वजह से सॉइल, आपने पढ़ा था एग्रो फॉरेस्ट्री, उससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। इन सब टॉपिक्स को आप आपस में कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब फायदा होगा, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप देख ही चुके हैं, इसकी वजह से होता ही है। डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू लैंड पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। वेस्ट जो है वो डंप किया जाता है इन ओपन लैंडफिल्स और ओपन स्पेसेस, जिसकी वजह से सॉइल कंटामिनेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करती हैं, इंक्लूडिंग आपका कंक्रीट, ब्रिक्स, बाकी का जो लैंड पोल्यूशन करता है अगर उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो, ठीक है। तो ये रही बातें आपकी सॉइल पोल्यूशन की। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो खुद भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आप देखेंगे नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन भी अपने आप में एक तरह का पोल्यूशन है। बीच में कंट्रोवर्सी आई थी ये कि मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें डेसिबल रेंज था 29 से 114, मतलब 114 का डेसिबल नॉइज लाके इट वाज सेकंड नॉइजिएस्ट सिटी इन द लिस्ट। एक लिस्ट आई थी आपकी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक रिपोर्ट आया था, एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट। हाँ, उसका आप जरूर डिटेल इसमें लिखिएगा। ये रहा देखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। मुरादाबाद इन यूपी इज द सेकंड मोस्ट नॉइजली पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली, लिस्ट में, वर्ल्ड में, सोचिए। तो ये बताइए आप, यूपी तो वर्ल्ड में आ रहा है, नाम कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्रंटियर रिपोर्ट ने बहुत सारे होस्ट ऑफ एविडेंस कंपाइल किए थे, जिनको मतलब ये बताया गया था कि कितने एडवर्स इफेक्ट्स हैं नॉइज के ऑन पब्लिक हेल्थ, जिसमें आपको माइल्ड से टेम्पररी डिस्ट्रेस हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू सीवियर एंड क्रोनिक फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। और नॉइज से रिलेटेड लॉज देखें तो वो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स हैं 2000 के, उसमें आते हैं ये, है ना। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में भी आते हैं ये। जो नॉइज आपका
इंडस्ट्री वगैरह से आता है, वो रेगुलेट करता है आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। याद रखिएगा ये चीज आप। तो नॉइज पोल्यूशन है क्या? बेसिकली नॉइज पोल्यूशन जो है, आप देखें तो अगर रेगुलर एक्सपोजर, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा, अगर उसके अनुसार अगर रेगुलर एक्सपोजर हो रहा है टू एलिवेटेड साउंड, जिसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, WHO के हिसाब से साउंड इंटेंसिटीज विच आर लेस देन 70 डेसिबल, they are not damaging for living organisms regardless of how long or consistent the exposure is। लेकिन अगर 8 घंटे से ज्यादा कांस्टेंट 85 डेसिबल्स तक आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो आपको हजार्डुअस माना जाएगा। और ढाका था इसमें, रैंक 1 जो थी वो ढाका थी, सेकंड वाज मुरादाबाद। तो ये वाली एक चीज थी जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये तो आपको लिख के आना ही आना है, यूपी की ही सिटी है एकदम ग्लोबल लिस्ट में बैठी हुई। तो कॉजेज क्या है बेसिकली नॉइज पोल्यूशन के? आपका सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन, भी आप इसमें लिखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो नॉइज पोल्यूशन करती ही हैं, है ना, लार्ज अमाउंट में नॉइज जनरेट होता है। ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा नॉइज आता है, ज़्यादा अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेजर सोर्स बन गया है नॉइज पोल्यूशन का। ट्रैफिक कंजेशन, हॉर्न्स, लाउड नॉइजेज फ्रॉम व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने ज़्यादा, अब इसी से देखो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसी से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से एयर पोल्यूशन देखा था आपने, इसमें डिमोलिशन होता है, क्वायरिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बहुत ज़्यादा। अब छोटा सा एक टाइल काटने की मशीन लगी हुई होती है घर पे तो देखो कितना शोर मच जाता है। Many industries in Uttar Pradesh, such as manufacturing, power generation, mining, they generate significant amounts of noise pollution, जो हेल्थ ऑफ वर्कर्स और नियर बाय रेसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर आपका रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम्स, भाई देखो पता ही आपको, भी देखते हैं आप जरा कांवड़ के टाइम पे क्या शोर मचाते हैं ये डीजे। फेस्टिवल्स और रिलीजियस इवेंट्स जो होते हैं दे इन्वॉल्व लाउड म्यूजिक एंड साउंड सिस्टम्स which can cause noise pollution and disturb the peace and tranquility of the surrounding areas। यहाँ पे तो वो कंपटीशन होता है डीजेस के बीच में, तो एक्चुअली कंपटीशन क्या है, कौन जितना ज़्यादा शोर मचा पाए, है ना। एक तो अर्बन एरियाज की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, वो 10 बजे तक डीजे बैन तो बता रखा है पर कहाँ होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चरिंग तो बहुत ज़्यादा मशीन है, लाउड नॉइज क्रिएट करते हैं, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, हार्वेस्टर्स, ये सब। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। देखिए इसके इफेक्ट देखें तो हाइपरटेंशन, हियरिंग डिसेबिलिटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपके कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं इससे बहुत ज़्यादा। लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो जाते हैं कई बार, कम्युनिकेशन ट्रबल, बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है ना। और वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ भी इससे खराब होती है, आप जानते हैं। ओशंस भी ऐसा नहीं है कि वहाँ चुप है ओशंस, वहाँ पे भी ऑयल ड्रिल, सोनार, सियास्मिक सर्वे डिवाइसेस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। तो नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है इन सब चीजों से, तो गलत है ये चीज। आपका वो भी चलाया हुआ है ना, नेशनल एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क करके एस्टैब्लिश हुआ था 7 सिटीज में 2011 में, जिसमें साइलेंस जोन्स वगैरह नहीं बनाए गए जैसे हॉस्पिटल्स के अराउंड और इन सब के अराउंड आप ज्यादा शोर वोर नहीं मचा सकते हैं। तो वो वाली एक चीज, ऐसे ऐसे भी फिर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। चलिए, तो इतना देख लिया आपने, आगे देखिए। अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन उत्तर प्रदेश। ये भी एक समस्या है, नई चीजें तो नई समस्या उभर के आती हैं फिर। तो ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है ये? इट्स अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ओल्ड, एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इनको आप एज इट इज इस लाइन को लिखिएगा, ओल्ड, क्या बोला मैंने, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये होता है वेस्ट। इसमें आपके कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, पार्ट्स, स्पेयर्स सब आता है, ठीक है। डेफिनेशन छोटी सी एक जरूर हर चीज की पता होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ई वेस्ट में हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, जिनका हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट है। सोर्सेज क्या हैं इन उत्तर प्रदेश? हाउस होल्ड हैं, भाई घर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है इतना ज़्यादा आजकल, तो फ़ोन बदलते रहते हैं बच्चे हर साल ऑलमोस्ट। बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने ओल्ड या फिर यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं।
इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से ये सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन करता है। फिर वो अपने आप में पोल्यूशन है ही, ये उसका एक फैक्टर है और अपने आप में एक टाइप बन गया है पोल्यूशन का। देख रहे हैं आप। और मेजर फैक्टर्स क्या हैं जो ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं? तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है, आप जानते हैं, तो कहीं भी फेंक देते हैं उठा के। कहाँ आपने कोई पुराना यूज्ड अपना फोन वगैरह कहाँ फेंका था? जिसकी वजह से हजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो लीच आउट कर जाते हैं टू सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। रिसाइकलिंग ई वेस्ट की जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है टू पोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। एज द रिसाइकलिंग प्रोसेसेस कैन रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द एयर एंड वाटर। एज पर लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 130 ई वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग यूनिट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट इन यूपी इज प्रोसेस्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें आपके मैनुअल लेबर हैं, आउटडेटेड टेक्निक्स हैं उनके पास, तो वो थोड़ी ना नॉर्म्स और इन सबको फॉलो कर रहे हैं। इफेक्ट आप जानते ही हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कैंसर, एनवायरमेंटल डैमेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है। इंडिया में आप जानते होंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स चलते हैं 2016 वाले। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आपने सुना होगा एक, कि प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए फॉर द कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट एंड फॉर इट्स एक्सचेंज। और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा करता है फॉर्मल सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो आप इसमें आप अगर स्टेप्स लिखने हो क्या कर सकते हैं आप, तो आप इसमें लिखिए आप कम चीज़ें खरीदिए, चीज़ें नहीं चाहिए वो मत करिए, डोनेट कर दीजिए, गिव अवे कर दीजिए, सेल कर दीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, पॉलिसीज अच्छी आनी चाहिए इससे रिलेटेड। ये वाली सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है। ठीक है। तो ई वेस्ट का इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी स्टेप्स कोई सरकार ले रही है या क्या कर रही है ये आप जरूर लिख के आएंगे। ठीक है। अब आता है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे पहले तो अगर आप वाटर पोल्यूशन देखें तो वाटर पोल्यूशन एक और इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है यूपी का। द स्टेट हैज सेवरल रिवर्स, आप जानते हैं, गंगा, यमुना, घाघरा एक्सेट्रा, जो बहुत पोल्यूटेड हैं ड्यू टू वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सब चीज़ें। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो इट इज द एडिशन प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इनटू वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है, हीट, जो क्वालिटी ऑफ वाटर को डिग्रेड कर दे और वाटर को क्या बना दे? अनफिट फॉर यूज। ठीक है। और नेचुरल सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन के? सॉइल इरोजन, लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, और जिस एसिड रेन, और डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और कुछ एक होते हैं पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन के, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। एक होते हैं पॉइंट, एक होता है आपका नॉन पॉइंट सोर्सेज। ठीक है। पॉइंट सोर्सेज कौन से होते हैं? जब पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, जैसे कोई ड्रेन पाइप है, वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट कैरी कर रहा है, वो डायरेक्ट वाटर बॉडी में उसको डाल दे सारा, वो हो गया आपका पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स कौन सा होता है? जिसमें डिस्चार्ज हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का, जो डिफ्यूज होकर आ रहे हैं किसी बड़े एरिया से, जैसे रन ऑफ हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से, ग्रेजिंग लैंड्स है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, अबैंडन्ड माइंस हैं, पिट्स हैं, उनसे। इसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन हो उसको आप कहेंगे नॉन पॉइंट वाटर पोल्यूशन, मतलब सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो मेजर फैक्टर्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? तो ये आप देख लो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वही सेम, भाई मैंने आपको बताया अभी इंडस्ट्रीज पॉइंट सोर्स है ना वाटर पोल्यूशन का। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो डिस्चार्ज कर रही हैं अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स इनटू द रिवर्स, कॉजिंग सीवियर वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल है, टैनरी है, टेक्सटाइल है, शुगर है, फर्टिलाइजर है, ये सब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वाटर पोल्यूशन को। डोमेस्टिक सीवेज, ये बहुत बड़ा इशू है। सीवेज वाटर जो होता है ना, जो डिस्चार्ज होता है हाउसेस से, बाकी के एस्टैब्लिशमेंट से भी होता है, सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं है ये। इसमें ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा होता है, फूड रेसिड्यू होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। डोमेस्टिक और हॉस्पिटल सीवेज में तो बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर लिख सकते हैं। Agriculture, rapid urbanization and increasing population, domestic sewage is another important source of water pollution in Uttar Pradesh.
Sewage often contains high levels of organic matter and pathogens which can degrade water quality and affect human health. Agricultural practices, excessive use fertilizers का, pesticides का agriculture में जो contribute करता है to water pollution in Uttar Pradesh, drainage from farm and fields can carry these chemicals into water bodies causing eutrophication and other environmental problems. क्या होता है eutrophication? ये आप मुझे बता सकते हैं शायद एक लाइन में कि eutrophication किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे eutrophication. कुछ तो आप लोग भी बताइए. Mining activities. There are many mining sites in UP which can contribute to water pollution due to discharge of heavy metals and other pollutants into water bodies. ये तो आप जानते ही हैं, सब देख के आ चुके हैं. ठीक है. यूट्रोफिकेशन का मतलब बताएंगे नहीं बताएंगे आप भाई? मुझे तो एक तो ये लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, फिर अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, उनका नुकसान हो जाता है. क्या होता है यूट्रोफिकेशन? देखिए छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ फटाफट. लेक्स वगैरह हैं, मान लीजिए उनको पानी मिल रहा है सरफेस रन ऑफ से, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस और मिनरल्स भी आ रहे हैं उसके साथ साथ. कुछ टाइम बाद क्या होगा? एजिंग हो जाएगी स्टार्ट. एजिंग मतलब लेक्स का या वाटर बॉडीज का बुढ़ापा मान लो इसको आप. एजिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से भर जाएगा पानी कई बार. और जो ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, एक्चुअली है तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पर अच्छा नहीं होता. ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ये जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है ना लेक्स का, इससे क्या होता है? ग्रोथ हो जाती है एल्गे की, एक्वेटिक प्लांट्स की, जिसको कहते हैं फौना, मतलब वेरियस फौना की. इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन. अब क्या होता है? अगर ये यूट्रोफिकेशन तेज हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इसको आप कहेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन. ठीक है. और इसी के बेसिस पे न्यूट्रिएंट कितना है कितना नहीं है, इसके बेसिस पे लेक्स में कैटेगराइजेशन होता है. वो कितने टाइप्स का होता है? वो होता है 3 टाइप्स का आपका. पहला आप लगाओ ऑलिगोट्रोफिक. ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, वैसे तो बेसिक वाला मुझे बताना पड़ता है ना कई बार. ऑलिगोट्रोफिक इसका मतलब वेरी लो न्यूट्रिएंट्स. मेसोट्रोफिक मतलब बीच का, थोड़ा मॉडरेट. और एक होता है यूट्रोफिक, जो यूट्रोफिकेशन है बहुत ज्यादा. ठीक है ना. तो ज्यादातर जो लेक्स हैं हमारे स्टेट वो यूट्रोफिक हैं या फिर मेसोट्रोफिक, विच इज नॉट गुड. न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सराउंडिंग से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो उनके अंदर जाया जा रहा है उस. ठीक है ना. ये आप लिख सकते हैं भाई. इससे फर्क क्या पड़ता है यूट्रोफिकेशन से? भाई फ्रेश वाटर लेक्स खत्म हो जाते हैं, एल्गल ब्लूम्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नई स्पीशीज का इन्वेजन शुरू हो जाता है. ये सारी प्रॉब्लम होती है इससे. ठीक है ना. मैंने बता दिया आपको काफी सारा. कोई नहीं. अब क्या है एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज इन द स्टेट? ये देखिए, एयर पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज ऑफ क्लीन फ्यूल, और आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की भी बात करी है हमने इम्प्लीमेंट करने की, जिससे बैन हो बर्निंग ऑफ गार्बेज पे, क्रॉप रेजिड्यूज पे बैन हो. इम्पोज करें फाइन्स ऑन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स. जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट एंड हैज फ्लंग इनटू एक्शन to convert vehicles used in all government departments into electric vehicles in a phased manner by 2030. This is a very nice step. भाई एटलीस्ट सरकार जो खुद यूज कर रही है व्हीकल्स, उनको तो कन्वर्ट कर ही सकती है ना किसी और को. फिर वाटर पोल्यूशन के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप जानते हैं, which aims to clean and revive the river Ganga and its tributaries. The government has also implemented the Jal Jeevan mission to provide safe drinking water to all the households in the state. वेस्ट मैनेजमेंट के लिए द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट बाय प्रमोटिंग सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स. सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो जाए, घरों में नहीं कहते हैं गीला कूड़ा अलग डालो सूखा अलग डालो. वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज बने, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स एंड कंपोस्टिंग यूनिट्स, एंड इम्पोजिंग फाइन्स ऑन लिटरिंग एंड इलीगल डंपिंग. सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन ही कर दी गई है, आप जानते हैं 1 जुलाई 2022 से. ये बता दीजिए चलिए सिंगल यूज प्लास्टिक क्या, ये नहीं बता, कमेंट कर दो. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे आपके वन महोत्सव प्रोग्राम है जिसमें लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग होती है, किसान वन समृद्धि योजना, वन केंद्र, वन चेतना केंद्र,
एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, पढ़ा चुकी हूँ। फिर क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसके लिए भी, टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज बाय प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, सोलर और विंड पावर पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, सब आप पढ़ के आए हो, इसमें नहीं दिक्कत आनी चाहिए बिल्कुल। और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रोग्राम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस सच एज द स्मार्ट सिटीज मिशन। उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स पे, जैसे 3 बिन में आप सेग्रीगेट करेंगे कूड़े को, है ना, इफेक्टिव सेग्रीगेशन एट सोर्स, 3 बिन सेग्रीगेशन एट प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो, 100% कलेक्शन एट फिक्स्ड टाइम 365 डेज अ ईयर, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन होगा गार्बेज का, मैक्सिमम रिसोर्सेज रिकवरी होगी, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, सेफ डिस्पोजल होगा, मिनिमल वेस्ट होगा लैंडफिल साइट पे, नॉट मोर देन 10%, पल्यूटर्स टू पे, जो पल्यूट करेगा वो पैसा देगा, ये बात बहुत अच्छा है, पल्यूटर पे प्रिंसिपल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये? पल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कहता है? देखिए पल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या ये कहता है कि मान लीजिए आप, मतलब प्रैक्टिस ये है कि जो पोल्यूशन करेंगे वो कॉस्ट करें उस चीज को मैनेज करने के लिए जो डैमेज दे रहा है वो ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, ठीक है। और इंडिया में क्या बोल रहा है ये कि polluter will cover the direct expenses to those harmed by the pollution and the cost to the environment and the property। ये आपका है, जैसे कि आप प्लास्टिक बैग्स के लिए पे करिए, ये आपका नीदरलैंड्स में आया था शुरू में 2016 में कि यू पे फॉर द प्लास्टिक बैग, मतलब कंज्यूमर या तो पे करें या फिर अपना बैग खुद लेके, वो आपका कहलाता है, एग्जाम्पल है ये बेसिकली, क्योटो प्रोटोकॉल में भी आया था ये, ठीक है। डेली रोड स्वीपिंग, प्रेफरेबली नाइट स्वीपिंग होनी चाहिए मेन रोड्स पे। इफेक्टिव आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इन सब इनिशिएटिव्स को फॉलो करके और ज़्यादा सस्टेन्ड और कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट्स की अभी हमें ज़रूरत है टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल इशूज विच आवर स्टेट इज फेसिंग। It's important for the government and the citizens to work together to protect the state's natural resources and ensure a healthy and sustainable future for all। तो अब इन सबको आप जो इश्यूज आपने देखे, एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच चाहिए हमें जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व। तो क्या है आपका उसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ऐसी चीजें करें जो फ्यूचर जनरेशन को नहीं हार्म करें। दे शुड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अडॉप्टिंग क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प रिड्यूस एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेस्ट मैनेजमेंट को आप इंप्रूव कीजिए। द गवर्नमेंट शुड इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट बाय प्रमोटिंग सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, building waste management facilities such as waste to energy plants and composting units, imposing fines on littering and illegal dumping। इधर उधर कूड़ा फेंक दिया, घर से होनी चाहिए चीजें। छोटे बच्चों को मैंने देखा है खाई चॉकलेट फेंकी, बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे बच्चों को, समझ रहे हो? घर में हर रूम्स में डस्टबिन होना चाहिए, ये है साहब। प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट जो है should take steps to protect water resources by implementing the Namami Gange project and other programs to clean and revive rivers and lakes। This will help in improving the quality of drinking water and reducing water pollution। Promoting biodiversity conservation, भाई गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करे, अच्छे से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करे, अपना इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करे, तभी तो बात बनेगी उससे अच्छी। This will help in preserving the natural habitat of wildlife and protect the biodiversity of the state। Raising public awareness, government and civil society should work together to raise public awareness of environmental issues and promote sustainable behavior। This will help encourage individuals कि वो खुद responsibility लें अपने actions की और sustainable practices को अपने daily life में adopt करें। मैंने आपको बताया ना आजकल straw आ रहे हैं स्टील के बहुत सुंदर, उनके साथ एक छोटा सा क्लीनर भी आता है उनका, मंगा के देखिएगा आप, मिल जाएगा Amazon वगैरह पे। एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट दे लॉज को, रेगुलेशंस को, पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, व्हीकल्स को इम्पोज करे, वायलेटर्स पे फाइन लगाए। तो इससे क्या है? पल्यूटिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और एक कल्चर ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल।
So it's important to work together and adopt a comprehensive approach to address issues related to environment and pollution in Uttar Pradesh. आप एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे तो उससे आप स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आप एक हेल्दी और सस्टेनेबल फ्यूचर सबके लिए इंश्योर कर पाएंगे। और उसमें वही 3 प्रोविजंस लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरमेंट से रिलेटेड, और वो कौन से हैं फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, पिछले लेक्चर में बताएं। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जैसे, ऐसी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसको उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल भी कहा जाता है और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज एंट्रस्टेड विद द अथॉरिटी टू एनफोर्स एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 3 फरवरी 1975 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 and the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The board was also entrusted with powers and functions under the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977 along with other responsibilities under the Environment Protection Act of 1986. This is important. Functions क्या हैं आपके उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के? ये कंसेंट देता है, इशुएंस ऑफ कंसेंट टू सेटअप एंड कंसेंट टू ऑपरेट। जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं भाई उनको नॉर्म्स और उनके एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह सब देना, उनको परमिशन देना, ये करता है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ कंप्लायंस विद पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना इन द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। Conduct environmental and impact assessment of developmental projects to assess their potential impact। क्या होगा उनका, उससे पहले उनका असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग करना प्रॉपर, इसके लिए काम करता है। Creating public awareness about environmental issues and promoting sustainable practices, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, बाकी के एस्टैब्लिशमेंट्स का, कि वो भाई ऐसा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के बस उन्होंने अच्छे से काम करके दिखाया, वो बाद में भी कंप्लाई कर रहे हैं विद पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन द स्टेट। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए आप, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है ये दिल्ली के लिए आया था शुरू में, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। मतलब रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग फंक्शंस के अलावा अब ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को बनाना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, आइडियाज़ देना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बनाए रखना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शेयर हाउ बताना उसका। सो द बोर्ड कंडक्ट्स रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड आउटरीच प्रोग्राम्स टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओवरऑल बहुत अच्छा काम प्ले कर रहा है ये इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन द स्टेट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द स्टेट। ठीक है जी। तो इसके साथ ये लेक्चर हो जाता है ख़त्म। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप, नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से क्रैश कोर्स चल रहे हैं हमारे, सारी जितनी भी डिटेल्स हैं आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आंसर लिखिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए, स्माइल टेढ़ी है लेकिन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।